हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएसई वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ हाइस एंड जुडिशरी। देखिए, इथिक्स का थर्ड लेक्चर है ये। पहले दो लेक्चर में मैंने आपसे प्रोफेशनलिज्म के बारे में बताया था और उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी। आज से अपन एडवोकेट एक्ट 1961 की बात करेंगे। प्रॉपर जो बेयर एक्ट है आपका, उसका पूरा क्रक्स तैयार करने वाला हूँ मैं आप सबके लिए। आज फर्स्ट वीडियो है उसमें एडवोकेट एक्ट की। उसके बाद 3-4 वीडियो जो भी बनेंगे पूरा एडवोकेट एक्ट मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बताएंगे। उसके बाद कोई भी जरूरत नहीं है आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की। अब एडवोकेट एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये आपके प्रोफेशनलिज्म में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, आपके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो एडवोकेट एक्ट का फर्स्ट जो वीडियो है वो एक तरीके से हो गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या, इसके फंक्शंस क्या है, स्टेट बार काउंसिल्स क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। आपको बस चैनल को लाइक करना है, वीडियो को है ना शेयर करना है, एज मच एज पॉसिबल लोगों को बताना है कि देखिए एक समर्थ हाइस एंड जुडिशरी है, इसको आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इट्स फंक्शनिंग। आपका जो बेयर एक्ट है ना, एडवोकेट एक्ट 1961, उसमें जो पहला जो आपका दो सेक्शन है उसमें तो बेसिक्स चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद थर्ड सेक्शन से स्टार्ट होता है एडवोकेट एक्ट। उसको लेकर आज से अपन डील करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे 3-4 वीडियो जो भी आएंगे ना आपको लास्ट में आते अभी 2-3 दिन में वो सारा खत्म हो जाएगा आपका एडवोकेट एक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट बार काउंसिल। जो आपको सेक्शन 3 है वो कहता क्या है। अगर आप सबको पता हो, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या बार काउंसिल ऑफ स्टेट जो भी हम बोलें, वो एक तरीके की कैसी बॉडी है, क्या बॉडी है। अगर उसको मैं बोलूँ किस तरह की बॉडी है, तो क्या संवैधानिक बॉडी है, मतलब क्या एक तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आंसर होना चाहिए नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखो एज सच ऐसे होती है जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब बॉडी जो हैं, दिस बॉडीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये सब क्या है, ये सब बैकवर्ड क्लास, क्या नाम है इनका, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इनका डायरेक्ट मेंशन है। आर्टिकल साहब बताओगे 324 है, 315 है, 338 है, 338A है, क्या क्या है, आपको पता होना चाहिए इतना। उसके अलावा कुछ होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कुछ बॉडी जैसे कि आपको अगर बात या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ठीक है ना, कुछ के अलावा CBC, CBI है, ये सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, जैसे ये क्या नाम है आपका, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सब क्या होता है कि अपना पावर कहाँ से डिराइव करती हैं, एक पर्टिकुलर एक्ट से डिराइव करती हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं या स्टेट बार काउंसिल की बात करूं, ये अपना पावर 1961 का जो अधिवक्ता कानून है ना, वहाँ से अपना पावर डिराइव करती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी अधिवक्ता कानून 1961 का जो सेक्शन 3 वो कहता है कि हर स्टेट में एक अपना बार काउंसिल होगा उस स्टेट का। जैसे बार काउंसिल ऑफ क्या बोलते हैं, पटना, बिहार बोल दो, बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, बार काउंसिल ऑफ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। पर अगर मैं कहूँ कि बार काउंसिल ऑफ केरल, तो क्या सिर्फ केरल स्टेट आएगी उसमें, तो आंसर होना चाहिए नहीं। बार काउंसिल ऑफ केरल में केरल का भी स्टेट है और लक्षद्वीप का यूनियन टेरिटरी भी उसी के अंदर आता है। तो अगर आप केरला में बार काउंसिल में रजिस्टर कराते हो एज अ लॉयर, तो आप लक्षद्वीप के भी केसेस हैंडल कर सकते हो एज अ लॉयर। उसी तरीके से बार काउंसिल ऑफ मद्रास बोलूं तो सिर्फ तमिलनाडु का नहीं, पौंडीचेरी का भी केसेस आप उसमें हैंडल कर सकते हो। देखो ना लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं आपसे कहूँ बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, तो सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल का भी स्टेट और अंडमान एंड निकोबार का यूनियन टेरिटरी भी उसी के अंदर आता है। हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा मतलब पंजाब में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, हरियाणा में भी प्रैक्टिस कर सकते हो और चंडीगढ़ में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, 3 जगह। अगर मैं कहूँ बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, तो महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, टोटल मिलाकर 3। अब दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी में, पता है ना आपको, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एक ही हैं, अब पहले 2 थे, महाराष्ट्र और गोवा। तो इस तरीके से स्टेट बार काउंसिल्स बनती हैं। आगे देखो, अगर आपको याद हो, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया था कि बार काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। अगर मैं कुछ मेंबर्स की बताऊं तो कुछ ऐसे मेंबर जो ऑलरेडी उसमें होंगे एक्स ऑफिशियो, वो तो होना ही होना है। जैसे कई कमिटीज़ बनती हैं जिसमें आपको पता होगा कि स्पीकर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, बिजनेस कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी पार्लियामेंट में। उसी तरीके से अगर मैं बताऊं स्टेट बार काउंसिल में कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जो होंगे ही वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का स्टेट बार काउंसिल है, उसमें जो भारत की अटर्नी मतलब जो भी है अटर्नी, क्या नाम है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, आपको बताना है कौन है।
आपको अगर पता हो तो आप बताओ, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन है, तो वो एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएंगे। इन द केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, जो उस स्टेट के जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो क्या होते हैं, अपना एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाएंगे। अगर पंजाब एंड हरियाणा में तो दोनों स्टेट के, समझ रहे हो मेरी बात, महाराष्ट्र गोवा में तो दोनों स्टेट के, महाराष्ट्र के भी गोवा के भी। अब ये चीजें क्यों हैं, क्यों आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें। एडवोकेट जनरल क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बिल्कुल सिमिलर और पैरेलल प्रोविजंस का स्टेट में जो पावर है वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के पास होता है। ये सब सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल विथ एन इलेक्ट्रेट, अभी क्या होता है, अभी चीज को समझो। सेक्शन 2B क्या कहता है, सेक्शन 3 क्लास 2 सब क्लास B क्या कहता है, देखो। इन द केस ऑफ स्टेट बार काउंसिल विथ एन इलेक्ट्रेट नॉट एक्सीडिंग 5000। अभी क्या होता है, एक स्टेट बार काउंसिल में इलेक्शन होता है, तभी ना मेंबर चुने जाते हैं। अब वहां पे जो वोटिंग करने वाले लोग हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो वोट करते हैं, क्या ये जरूरी है कि सारे के सारे एडवोकेट्स ही वोट कर दें? अगर आप एडवोकेट में इन्वॉल्व हो गए तो ये जरूरी नहीं कि सारे एडवोकेट्स ही वोट करते हैं। कई बार कुछ ऐसे एडवोकेट होते हैं इनका वोटर लिस्ट में नाम वहां के, मतलब कई बार क्या होता है ना कि कुछ एडवोकेट्स का किसी कारण बस नाम नहीं आ पाता इलेक्ट्रेट में। तो वही कहता है कि अगर बार काउंसिल ऑफ उस स्टेट के चुनाव में अगर इलेक्ट्रेट टोटल जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं अगर उसको देखो तो 5000 से अगर कम है तो कम से कम 15 मेंबर्स होंगे, मतलब मैक्सिमम 15 मेंबर्स हो सकते हैं। किसमें, बार काउंसिल ऑफ उस स्टेट में। अगर 5000 से कम वोटर्स हैं, अगर 5000 से 10000 के बीच में है तो 20 मेंबर होंगे। अगर 10,000 से ज़्यादा हैं टोटल इलेक्ट्रेट तो 25 मेंबर्स होंगे, जैसे दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इज द लार्जेस्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया। 1,40,000 तो यहाँ पे रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं। तो सोच लो कितना बड़ा इलेक्ट्रेट है यहाँ पे। तो उसमें से 25 मेंबर्स होंगे ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब जान मान लो कहीं पे कि 5,000 से कम इलेक्ट्रेट हैं तो 15 मेंबर्स हो सकते हैं बार काउंसिल ऑफ स्टेट में, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। और आगे कहता है प्रोवाइडेड एट नियरली एज पॉसिबल 1/2 ऑफ सच इलेक्टेड मेंबर्स, 1/2 shall subject to any rules that may be made in this behalf by the Bar Council of India be persons who have for at least 10 years been advocates on a state roll। ऐसा बोला जाता है कि कम से कम आधा मेंबर जो हूं वो 10 साल की उनकी तो अनुभव होनी ही चाहिए एज एडवोकेट उस स्टेट में, या किस स्टेट में अगर मैं बताऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इन कंप्यूटिंग द सेट पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अगर वो किस तरीके से बार काउंसिल में भी एडवोकेट के रूल में काम करते हैं, इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926 के अंदर भी अगर वो काम कर चुके हैं पहले जो एक्ट था तो भी उनको माना जाएगा। ये पुराना प्रोविजन है, हमारे लिए ऊपर का ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो 10 साल का अनुभव होना चाहिए स्टेट रोल में। अगर स्टेट में आपने 10 साल प्रैक्टिस कर रखा है तो कहता है कम से कम आधा में हो, जैसे 25 मेंबर दिल्ली में तो करीब करीब 13 मेंबर जो होंगे ना, एज फार एज पॉसिबल नियरली 1/10 मान लो 1/2 कह दें, तो 10 साल का लगभग उनको क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखो एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे, बाकी सारी चीज़ें बहुत पुरानी है, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस फॉर नाउ। एन एडवोकेट शैल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन अंडर सबसेक्शन 2। अब मैंने आपको बोला था ना सब जरूरी नहीं कि वोटिंग करें ही सब के सब एडवोकेट्स, कुछ एडवोकेट्स डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। और फॉर बीइंग चोजन एज फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल, या तो आप मेंबर ही नहीं बन सकते बार काउंसिल का, या तो आप वोट ही नहीं कर सकते यदि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेटिस्फाई करने के लिए कहती है कि आपको इतना सारा क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो नहीं कर पाओगे। और स्टेट बार काउंसिल्स क्या करती हैं, उन लोगों का नाम बार बार रिवाइज करेंगे, स्टेट रोल में इंक्लूड करेंगे, वोटर लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद उसको भेजेंगे कहाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। तो समय समय पर क्या होता रहता है, रिवाइज होते रहता है। नथिंग इन दिस प्रोवाइजर टू सब सेक्शन 2 सेल इफेक्ट द टर्न, बहुत पुराना है। आगे देखते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। बार काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया। इस तरीके की सिमिलर बॉडी सेंट्रल लेवल पे है, उसका क्या नाम है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, बहुत पावरफुल बॉडी है ये। अब ये क्या होता है, इसके मेंबर्स को देख लो आप। कहता है जैसे एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन कौन होंगे, देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर वेंकटरमणी अभी हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, अगर उनका आपको नाम याद हो, अभी उनका बहुत ज्यादा आ भी रहा है लगातार सेम सेक्स मैरिज के ऊपर इनका काफी कमेंट। उसके अलावा 1 मेंबर इलेक्टेड बाय ईच स्टेट बार काउंसिल फ्रॉम एमंग इट्स मेंबर। अब इंडिया में जितने भी स्टेट बार काउंसिल्स हैं वहां से एक मेंबर। अब मैं बताओ पंजाब एंड हरियाणा जो स्टेट बार काउंसिल है, क्या उसमें पंजाब से भी आएंगे, हरियाणा से भी आएंगे क्या, इसका आंसर आप दोगे, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं ईच स्टेट बार काउंसिल, अभी मैंने आपको बताया था साफ साफ, अगर कोई बंदा जो मान लो पंजाब महाराष्ट्र एंड गोवा के बार काउंसिल में रजिस्टर है कोई, अब वहां के मान लो कि कोई मेंबर है उस बार काउंसिल के, अगर उनको यहां भेजना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो क्या महाराष्ट्र से भी आएंगे एक स्टेट के, और एक गोवा से भी आएंगे, एक दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये आंसर आप दोगे। मैं कह रहा हूं एक स्टेट बार काउंसिल से एक ही मेंबर आ सकता है,
1 मेंबर इलेक्टेड बाई स्टेट बार काउंसिल। अब आपको ये सोचना है कि क्या ये जरूरी है कि मतलब महाराष्ट्र, गोवा है और दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली तो चारों शिक्षक जाएंगे? आप बताओ सोच के आंसर, ठीक है। आगे कहता है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया अनलेस, सारे उसके पास क्वालिफिकेशंस हो, चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होंगे, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ मेंबर ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय स्टेट बार काउंसिल शैल इन द केस ऑफ अ मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल हु होल्ड्स द एक्स ऑफिशियो बी 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन और टिल ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ स्टेट बार काउंसिल, जो पहले हो जाए, एंड in any other case be for the period of which he holds of office of the state bar council, provided that every such member shall continue to hold office as a member of the bar council of India until his successor is elected। ठीक है, जब तक इलेक्ट नहीं होगा तब तक कोई उनको हटा, मतलब वैकेंसी क्रिएट नहीं हो सकती है, अगर ऐसा मैं कहूँ तो। मतलब जब जैसे ही आए उन्होंने ऑफिस ज्वाइन की तो उनका सक्सेसर आते ही वो क्या होता है, जो चले जाते हैं फिर वो, ठीक है ना। बार काउंसिल टू बी बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 5 कहता है कि बार काउंसिल एक तरीके की बॉडी कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में काम करेगी, अपना एक नाम के तहत अपना क्या करेगी, रिप्रेजेंट कर सकती है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यहाँ पे गई, सू कर सकते हो ऐसे आप, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल्स, अब इंपॉर्टेंट चीज आया कि फंक्शंस क्या होते हैं। सेक्शन 6 कहता है कि स्टेट बार काउंसिल्स का फंक्शन क्या होगा। तो कहता है कि द स्टेट फंक्शन, स्टेट बार काउंसिल क्या क्या कर सकती है। एडवोकेट्स का नाम रोल में लिख सकती है, एडमिट कर सकती है, आप एडवोकेट में इनरोल हो सकते हो। अब इनरोलमेंट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद मैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में बताऊंगा, कुछ केसेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी ऊपर ऊपर इन चीज़ों को देखो, पूरी एडवोकेट एक्ट की एक एक सेक्शन में बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, 4 वीडियो 5 वीडियो पूरी एडवोकेट एक्ट हो जाएगी। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कहता है टू प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रोल, वही बिल्कुल सेम चीज। अगर मिसकंडक्ट कुछ होता है एडवोकेट का तो उसके खिलाफ एक्शन लेना, जैसे अभी दिल्ली में साकेत कोर्ट में जो हुआ, अब उनके खिलाफ एक्शन कौन लेके, स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली के अंदर भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, उसके अंदर जैसे साकेत बार काउंसिल है, पटेला बार काउंसिल होगा पटेला हाउस कोर्ट में, 30,000 में कोर्ट में क्या होगा, बार काउंसिल होगा। अब ये क्या होती है, उस कोर्ट के अंदर के जो सारी रूल्स रेगुलेशंस होती है ना, उसको हैंडल करते हैं। ये एक तरीके की ग्राम पंचायत होती है, ये समझ रहे मेरी बात। सेंट्रल लेवल पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट पे स्टेट बार काउंसिल, उसके बाद कोर्ट्स में कौन होते हैं, उस कोर्ट में जो काउंसिल होता है बार काउंसिल या बार एसोसिएशन बोलते हैं उसको, बार एसोसिएशन, वो एक तरीके की क्या करती है, पंचायत का काम करती है वहां पे छोटे लेवल पे। बात को समझे कि नहीं समझे। टू सेफगार्ड द राइट्स प्रिविलेजेड एंड इंटरेस्ट ऑफ एडवोकेट ऑन इट्स रोल, बिल्कुल सेम बात। बार एसोसिएशन वगैरह का क्या करना है, अपहोल्ड करना, उसको बनाना, उसमें रोल प्ले करना, लॉ रिफॉर्म्स को सपोर्ट करना, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करना लीगल टॉपिक्स पे, प्रिस्क्राइब्ड मैनर्स में लीगल एड। अभी तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, अगर आपको याद हो नालसा डालसा सब जानते होगे ना, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो भी है। अब इनके तहत क्या होता है, इनका ये जितना भी स्टेट बार काउंसिल होते हैं वो अपने स्टेट लेवल पे जो लीगल एड होता है, जो लीगल एड काउंसलिंग्स होता है, लीगल एड अवेलेबिलिटी, उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें रिफॉर्म्स लाते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि गरीबों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको बोलते हो ना, उस तरीके से लास्ट माइल रीचनेस जिसको बोलते हैं अपन लॉ में, वो इंपॉर्टेंट है। उसको में क्या करता है, स्टेट बार काउंसिल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आगे देखो, टू मैनेज एंड इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द बार काउंसिल। देखो बार काउंसिल में बहुत सारे फंड होते हैं, कुछ लाइब्रेरी के अलग फंड है, कुछ अब अलग तरह की चीज़ों के लिए कई तरह के फंड्स होते हैं, तो उसको मैनेज करना है इनका काम। टू विजिट एंड इंस्पेक्ट क्या यूनिवर्सिटीज इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन गिवन अंडर क्लाउज 1 ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, ये सब मैं बताऊंगा आपको। आगे कहता है टू प्रोवाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स का इलेक्शन कैसे करना है। टू परफॉर्म ऑल अदर फंक्शन जो उनको इस एक्ट के तहत दिया गया है, और भी कोई चीज़ें जो उनको लगती है। बेसिकली क्या है, स्टेट बार काउंसिल्स का काम क्या होता है ना, कैसे उस स्टेट में लॉ से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो सब एग्जीक्यूटिव का काम है। मैं कह रहा हूं लॉ से रिलेटेड लीगल रिफॉर्म्स, क्या सब तक जस्टिस पहुंच रहा है, इसमें चेंज कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज मोस्टली अगर उनमें कुछ तरीके की लॉ पढ़ाई जाती है तो उसका स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं कर सकते। वो ये नहीं कि उन्होंने लिख के दे दिया कि यही सिलेबस होना चाहिए, नो। सिलेबस आप जो होता है ना वो एक तय होता है, बहुत सारी उसमें यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी कमीशंस बनती हैं, उसके बाद बहुत बड़ा रोल प्ले होता है उस स्टेट में, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का, सबका। अब मान लो डीयू में जो पढ़ाई जाती है, मान लो स्टेट यूनिवर्सिटी की मैं बताऊं, तो क्या एक ऐसा केस भी था, उस पर कह दिया गया था कि इनरोल होने से पहले आपको ट्रेनिंग होना पड़ेगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत चीज़ है, इट्स नॉट, मतलब इट्स क्या बोलता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या वाइड बोल दिया था इस तरह का स्टेटमेंट को। आपने डिग्री ली, आप इनरोल हो सकते हो, क्वालिफिकेशंस आपकी इतनी है बस, पर ये नहीं कि प्री ट्रेनिंग होना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि लॉ से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स होते हैं एक स्टेट में, उसमें बार काउंसिल ऑफ स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। आगे देखते हैं, स्टेट बार काउंसिल बहुत सारा का फंड बनाती हैं,
मान लो जैसे इंडिजेंट वेलफेयर स्कीम्स के लिए अलग है, डिजेबल्ड स्कीम्स के लिए अलग है, अदर एडवोकेट्स के लिए अलग है, कुछ फाइनेंशियल स्टेशन जो अलग अलग लोगों को दिया जाता है उसके लिए अलग है। लीगल एड और एडवाइस इन अकॉर्डिंग विद द रूल्स मेड इन दिस बिहाफ। लॉ लाइब्रेरीज का बनाना, कई कई स्टेट्स में देखोगे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लॉ लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ से आप लॉ से रिलेटेड चीज़ें क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। स्टेट बार काउंसिल में रिसीव एनी ग्रांट्स, डोनेशंस, गिफ्ट और बेनिफिशियरी फॉर ऑल ऑफ एनी ऑफ द पर्पसेस स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 विच शैल बी क्रेडिटेड टू द अप्रोप्रिएट फंड और फंड्स कंस्टिट्यूट अंडर द सबसेक्शन। मान लो कोई डोनेशन मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है उनको, तो कौन लेगा? ये स्टेट बार काउंसिल लेती है, फिर उसको डिस्बर्स करती हैं, प्रॉपर इनका खाका तैयार होता है। एक स्टेट बार काउंसिल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बहुत सारी चीज़ों में, जो मैंने आपको भी बताया। सिमिलर प्रोविजन नेशनल लेवल पर कौन करती हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। पर इसमें कुछ चीज़ें देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बार काउंसिल पर स्टेट अगर कोई डिसीजन लेती है ना, बहुत सारे सेक्शन आगे मैं बताऊंगा, सेक्शन 36 है, 36 है, 20 है, 27 है, सेक्शन 7 है, सबके बारे में बताऊंगा आपको। बेसिकली होता क्या है कि स्टेट बार काउंसिल अगर कोई डिसीजन लेती है कई बार किसी भी तरीके की, तो बिना प्रोफेशनल क्या नाम है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ओके के बहुत ऐसे कम डिसीजन है जो स्टेट बार काउंसिल कैरी फॉरवर्ड कर पाती है। तो स्टेट बार काउंसिल्स में बहुत बड़ा अप्रूवल का रोल कौन प्ले करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में इसका रोल बहुत बड़ा है, इस टर्म का जो मैंने अभी आपको बताया। तो कहता है द फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेल बी टू लే डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिक्यूट ऑफ एडवोकेट्स, समझ रहे हो आप, टू लే डाउन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द डिसिप्लिनरी कमेटी। मैं वही कह रहा था, डिसिप्लिनरी कमेटी स्टेट बार काउंसिल का क्या रूल्स फॉलो करती हैं, क्या प्रोसीजर होगा उनका काम करने का, वो सब कौन तय करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये डिसिप्लिनरी कमेटी आप समझ रहे हो किस लिए बनाई जाती है? इन एडवोकेट्स का इंटरेस्ट सर्व करना, लॉ रिफॉर्म को सपोर्ट करना, कोई और भी स्टेट बार काउंसिल में अगर जरूरत है तो टू प्रमोट लीगल एजुकेशन एंड टू ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर सच एजुकेशन इन कंसल्टेशन विद द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इम्पार्टिंग सच एजुकेशन इन स्टेट बार काउंसिल्स। समझ रहे हो आप? रोल प्ले करती हैं, ये प्रमोट करते हैं लीगल एजुकेशन को, स्टैंडर्ड सेट करती हैं। एट द सेम टाइम स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब ये नहीं कि प्री ट्रेनिंग कर दो पहले आप, ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने अवॉइड करती थी कि ऐसा नहीं कर सकता बार काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ, कुछ चीज़ें आप निकाल सकते हो कि देखो बच्चों, आपके पास जैसे मान लो ड्यू है, अब उसमें ये कह सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया कि आपको इतने तारीख तक डिग्री होना चाहिए अगर इस साल आपको रजिस्टर होना है, या फिर आपको ये कह सकते हो कि आपको इस टॉपिक को पढ़ना है या इस टॉपिक को रिमूव कर देना आपको, है ना। मान लो कि साइबर लॉ को इंक्लूड कर देते हैं वो LLB में, तो साइबर लॉ को अगर इंक्लूड कर देते हैं बहुत डिटेल में, साइबर लॉ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से थोड़ा अलग है साइबर लॉ को, मतलब डिटेल में पूरा, तो फिर वो कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के साथ कंसल्ट करके। पर ये नहीं कह सकते अगर साइबर लॉ किसी ने नहीं पढ़ा तो वो इनरोल ही नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कुछ अगर निकालते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट चली जाती है, इस तरह के रिफॉर्म स्टेटमेंट क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में चल जाता है और वहाँ जाकर हो सकता है वॉइड हो जाए। तो इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो कह दिया वो मतलब फाइनल हो गया, यू कैन नॉट चैलेंज दैट डिसीजन, यू कैन। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का 3-4 दिन पहले एक डिसीजन आया था कि 99% लोग मानते हैं इंडिया में कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो अलाउड नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों ने प्रतिक्रिया दे दी अपनी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज समथिंग दैट इज नॉट अ फाइनल बॉडी की अगर वो कह दिया तो हाँ कुछ चीज़ों में है उसकी अथॉरिटी है, पर उसको चैलेंज कहाँ कर सकते हो आप? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आप चाहो तो चैलेंज कर सकते हो स्टेट बार काउंसिल्स के डिसीजन को भी। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज होस्ट डिग्री इन लॉ शैल बी क्वालिफिकेशन फॉर इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट एंड फॉर द पर्पस टू विजिट द इंस्पेक्ट और व्हाट यूनिवर्सिटी। अब ये कहना कौन सी यूनिवर्सिटीज अगर आपने करी है तो वहाँ की डिग्री मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, ये स्टेट मतलब एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया तय करती है, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे या उसके सजेशन पे उसके साथ डिस्कस करके। ठीक है, चलो, सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करना, लीगल एड तैयार करना, प्रॉपर फंड्स वगैरह तैयार करना, वही जो मैंने आपको सेम चीज़ें बताई वो सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है। तो बेसिकली आपको इतना सारा पता होना चाहिए। मेंबरशिप इन इंटरनेशनल बॉडीज, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बॉडी में भारत को रिप्रेजेंट कर सकती है, मेंबर बन सकती है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ स्टेट बार काउंसिल्स क्या होते हैं देख लो। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ स्टेट बार काउंसिल अदर देन इलेक्टेड मेंबर देयर ऑफ प्रेफर टू सेक्शन 54 शैल बी 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ हिज इलेक्शन। देख लेना, 5 साल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द व्हाट ऑफिस नहीं, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो गया उस दिन से 5 साल तक के लिए वो मेंबर रहेंगे। Provided that where State Bar Council fails to provide for the election of its member before the expiry of the said term, the Bar Council of India may, by order for reasons to be recorded in writing, extend the said term for a period not exceeding 6 months. मान लो इलेक्शन नहीं हो पाया तो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट बार काउंसिल्स। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि ये जो इलेक्टोरल रोल में मैंने आपको बताया, अब मान लो किसी एडवोकेट्स की डेथ हो जाती है तो उनका इलेक्टोरल रोल से नाम हटा दिया जाएगा, तो यही मेंटेनेंस होता है। आप क्वालिफिकेशन डिस्पोजेस कर गए, मान लो आपको क्वालिफिकेशन ही नहीं है आपके पास, एडवोकेट का तो है, वोटर का नहीं है, वोट नहीं कर सकते, तो आपको हटा दिया जाएगा वहाँ से। ये काम होता है स्टेट बार काउंसिल का। अब ये भेजती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, वहाँ जाके ओके होता है। उस तरीके से बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी सेम चीज़ें होती है, ये आपको पता होना चाहिए।
सेक्शन 8A कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कमेटी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्शन। मान लो इलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारण, बस कोविड में मान लो नहीं हो पाया, तो इलेक्शन क्या होगा, कुछ कमेटीज बनेंगी स्टेट बार काउंसिल्स पे, कुछ कमेटीज बनाई जाएंगी, उसके मेंबर्स होंगे, वो सब तय कौन करेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कि कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं, उसके बाद कैसे कैसे फंक्शनिंग करनी है। ठीक है, आगे देखो आप, डिसिप्लिनरी कमिटीज बिल्कुल सेम चीज कहता है कि बार काउंसिल ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर डिसिप्लिनरी कमिटीज, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ 3 members of whom 2 shall be person elected by the council from among its member and other shall be a person co-opted by the council from among advocates who possess the qualifications specified in subsection 2। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए डिसिप्लिनरी कमिटीज की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल एड कमेटी, देखो इस समय कमेटी बता रहा हूँ कि स्टेट बार काउंसिल में कौन कौन सी कमेटी बनेगी, कौन कौन से मेंबर होंगे, आप आराम से इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। ये बार काउंसिल में क्या क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा लीगल एड कमेटी हो सकता है, जिसमें इतने मेंबर्स हो सकते हैं जो बार काउंसिल ऑफ डिसाइड करे, नॉट एक्सीडिंग 9 बट नॉट लेस देन 5, 5 से 9। ठीक है, मेंबर्स हो सकते हैं लीगल एड में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी अदर ने डिसिप्लिनरी कमेटी, कुछ और कभी कमेटीज बन रही हैं, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी 5 मेंबर, आप देखोगे ना, अभी मेरे वीडियो देखने के बाद आप सर्च करना बार काउंसिल, उसके मेंबर्स को देखना, आप चेयरमैन साहब को देखना, वाइस चेयरमैन साहब को देखना, उसके बाद आपको दिखेगा एग्जीक्यूटिव कमेटी, उनका अलग चेयरमैन है, तो उसके अलावा कुछ और भी कमेटी दिख रहा है आपको, जैसे डिसिप्लिनरी कमेटी, उसका चेयरमैन कौन है वहाँ पे, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी वहाँ पे, आप जरूर सर्च करना, 25 मेंबर्स आपको दिख जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको, सारी प्रैक्टिकल आपको दिख जाएगी तुरंत। इनरोलमेंट कमेटी होगा, इनरोलमेंट से रिलेटेड, अब इनरोलमेंट कैसे करना है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में, अभी एक बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि दिल्ली एनसीआर का आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए अगर आपको दिल्ली में इनरोल होना है तो एज एडवोकेट। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको ओके कर दिया, तो ये सारी चीज़ें होती है। अब इनरोलमेंट कमेटी अलग होगी, इनरोलमेंट से रिलेटेड सारा कुछ वो देखेंगे, मीटिंग होगी, वहाँ पे डिसाइड होता है, ये सारा कुछ है इनका। मेंबर्स कितने हो सकते हैं देख लो, उन्हीं से डिसाइड होगा, 3 मेंबर्स, 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी में होगा, स्टैंडिंग कमेटी हो सकता है अलग अलग चीज़ों का, आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो सारी चीज़ें, मैं आपको ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। बिजनेस कमेटी होगी। अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल, अब देखो, एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ बार काउंसिल शैल बी डीम्ड to have vacated his office if he is declared by the Bar Council of India or Bar Council which he is a member to have been absent without sufficient excuse from 3 consecutive meetings of such council, or if his name is for any cause removed from the poll of the advocates if he is otherwise disqualified under any rule made by the Bar Council of India। अगर सेक्शन 10 भी कहता है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर 3 मीटिंग से बिना एक्सक्यूज के आप गायब हो, तो अगर आप वहां पे बार काउंसिल में रजिस्टर हो और आप नहीं जा रहे मीटिंग्स में तो आपको हटा दिया जाएगा। अगर उस बार काउंसिल में, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की मीटिंग में जा ही मेंबर हो आप, तो 3 मीटिंग में अगर आप एब्सेंट करते हो बिना एक्सक्यूज के तो आपको हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल। ठीक है ना, या फिर कोई और भी स्टैंडर्ड अगर सेट किया हुआ तो स्टाफ ऑफ बार काउंसिल अकाउंट्स एंड ऑडिट वैकेंसीज इन बार काउंसिल एंड कमिटी देयर ऑफ नॉट टू इनवैलिडेट एक्शन टेकन, कहता है कोई भी एक्शन लिया, मान लो 24 मेंबर्स हैं, 25 नहीं थे 24 ही थे, एक वैकेंसी रह गई, 2 नहीं होती वैकेंसी, मान लो वैकेंसी रह गई तो कोई एक्शन लिया गया, तो आप इस बेसिस पे नहीं कह सकते कि वैकेंसी थी तो उन्होंने जो एक्शन लिया वो गलत है, वो एक्शन डिस्क्वालीफाई हो गया, ऐसा नहीं होता है। 25 मेंबर में अगर 20 मेंबर या 5 वैकेंसी अभी चल रही है और इलेक्शन अगर सक्सेसर्स नहीं आया उसके, तो 20 मेंबर भी ले सकती है, पावर है। एक कोई मीटिंग में बैठ के, कोई भी कमीशन पे बैठ के किसी भी तरीके की इंक्वायरी करके कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। तो इस बेसिस पे कि सिर्फ वैकेंसी था उनका डिसीजन रद्द हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, चलो। इलेक्शन टू द बार काउंसिल नॉट टू बी क्वेश्चन इन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कुछ ग्राउंड्स पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, जैसे इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ बार काउंसिल शैल नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड मेरली दैट ड्यू नोटिस देयर हैज नॉट बीन गिवन टू एनी मेंबर एंटाइटल्ड टू वोट देयरऑफ। अब आपको वोटिंग के लिए हर जगह को पोस्ट भेजा नहीं जाएगा कि देखो इतने तारीख को वोट है, तुम वोटर में इनरोल्ड हो तो आके वोट करना, इस बेसिस पे नहीं होता। इफ नोटिस ऑफ दैट डेट हैज नॉट बीन लेस देन 30 डेज बिफोर दैट डेट बीन पब्लिश इन द ऑफिशियल गेजेट, अगर 30 दिन पहले ऑफिशियल गैजेट में आ गया है तो आपको जरूरी नहीं कि बाय पोस्ट आपको भेजा जाएगा, 30 दिन पहले एक ऑफिशियल गैजेट में दिख गई बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का इलेक्शन है, आप वोटर हो, आपको देना है आके, बात खत्म। पावर टू मेक रूल्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ रूल्स बना सकती है। देखो आप इलेक्शन से रिलेटेड किस तरीके से इलेक्शन होगा, किस तरीके से अथॉरिटीज डिस्प्यूट को डिसाइड करेंगी, कैजुअल वैकेंसीज कैसे बनेगा, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन वाइस चेयरमैन। ठीक है ना, ये सारी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे। समनिंग करना, होल्डिंग करना, किसी को बुलाना, कोरम मेंटेन करना, सेक्रेटरी का काम क्या होगा वहाँ पे, बुक्स एंड अकाउंट, ऑडिटर्स का काम होगा। नो रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन बाय स्टेट बार काउंसिल शैल हैव इफेक्ट अनलेस दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ गया, जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव नहीं होगा कोई रूल्स नहीं उनका लागू होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे इनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट इन बार काउंसिल एंड अदर मिसकंडक्ट। चैनल को लाइक करिए, ठीक है, मतलब शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट करके बताइए आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए थे कि क्या महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर से अलग अलग आएंगे क्या, आपको इसका आंसर देना है और अच्छे तरीके से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी।